वेलकम टू प्रगति एजुकेशन 24। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, खैर मकदम है, वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रगति एजुकेशन 24 में। देखिए, आप लोगों के लिए हमने एक श्रृंखला स्टार्ट की हुई है, तैयारी जीत की। अब बहुत सारे हमने टॉपिक आपके लिए पोस्ट कर दिए हैं और इसी श्रृंखला में आज आपके लिए फिर से हम लेकर आए हैं एक बड़ा अपडेट और एक राजस्थान के जो प्रमुख युद्ध है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं और इसी श्रृंखला को आगे हम बढ़ाएंगे। तो चलिए चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो की तरफ। अगर आप चैनल पर नए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना तो बनता है। वीडियो को लाइक आपने कर दिया है, बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलिएगा ताकि आपको मिलती रहेगी नोटिफिकेशन इसी प्रकार की यहाँ पर। तो चलिए चलते हम बिना समय गवाए हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। देखिए, हम लोग आ गए हैं हमारे वीडियो की श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए और आज हम जो बात करने वाले हैं वो है जौहर क्या होता है, साका केसरिया क्या चीज़ है, जौहर क्या है और इससे शुरू होने का जो कारण है वो क्या है, सती प्रथा और जौहर में क्या अंतर है और जो भी प्रमुख युद्ध अपने चल रहे हैं उसको हम कंटिन्यू करेंगे। देखिए, युद्ध जो है जो लड़े गए हैं उन युद्धों के क्या कारण हैं और उन युद्धों के बारे में जानने से पहले हमें कुछ चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जैसे गाड़ी चलाते समय आपको सारी चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए कि कब ब्रेक लगाना है, कब क्लच दबाना है ना, पेट्रोल कहाँ से भरवाना होता है, सारी चीज़ों की जानकारी। उससे पहले आपको देखिए जौहर क्या होता है, साका क्या होता है, अर्ध साका क्या होता है, केसरिया क्या होता है, जौहर क्या चीज़ है और सती प्रथा और जौहर में क्या अंतर है और जो प्रमुख युद्ध है उसके बारे में आज हम विस्तृत जानकारी लेने वाले हैं। तो आज का जो वीडियो है वो थोड़ा लंबा होने वाला है, थोड़ा मतलब यहाँ से स्टार्ट होकर हम यहाँ ख़त्म कर देते थे तो आज इतना लंबा वीडियो होने वाला है। तो आप आराम से सिटिंग कर लीजिए, ठीक है। आराम से सिटिंग करेंगे तो आज आपको जो हम युद्ध पढ़ने वाले हैं वो ज़िंदगी में कभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज आपको हम ऐसी कहानी सुनाने वाले हैं कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चले चलते हम राजस्थान के प्रमुख युद्ध की तरफ। तो आप टिक कर बैठ जाइएगा। नोट्स देखिए, आप हाथ तो हाथ लिखते रहें तो अच्छा रहेगा। हालांकि पीडीएफ आपको मिल ही रही है तो ठीक है। चलिए चलते हम, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो आज हम बातें कम करेंगे और पढ़ाई पे ध्यान ज़्यादा देंगे। देखिए, जौहर क्या है और इसके शुरू होने के कारण क्या है। देखो, जौहर क्या होता है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। जौहर क्या है, ये युद्ध से रिलेटेड है सारी चीज़ें। अगर आप लोगों ने पहले हिस्ट्री पढ़ा है तो आपको बखूबी पता होगा। देखिए, जौहर के बारे में कुछ हमने नोट्स निकाले हैं आपके लिए और इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूं ताकि आप लोगों को दिखेगा। आप लोग मैसेज तो करते नहीं कि सर हमको नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, हाँ ना, क्या खाना खाया, पानी पिया, कुछ किया, आप बताते नहीं। चलिए देखिए, जौहर का जिक्र अधिकतर हिंदू राजपूत जो गौरवशाली इतिहास है उसमें मिलता है। जौहर राजपूत रानियों एवं राजपूत घरानों की महिलाओं द्वारा दुश्मनों से आत्मरक्षा एवं स्वाभिमान के लिए की जाने वाली प्रथा है। इसका उल्लेख अधिकतर राजस्थान की राजपूतों की शौर्य गाथाओं में मिलता है। इस प्रथा में राज परिवार की महिलाएं दुल्हन की तरह सजकर एक साथ अपने आप को आग के हवाले कर देती थी। इतना ही नहीं, कुछ लोगों का मानना है कि इसमें बच्चे भी शामिल होते थे और जौहर होने से पहले वाली पीड़ा से बचने के लिए महिलाएं श्लोक एवं अपनी कुल देवी के नाम का उच्चारण करते हुए आग में कूदती थी, जिससे उनके दर्द से निकलने वाली आवाजें जय भवानी जैसे नारों में दब जाती थी। देखिए, कौशिक राय के अनुसार इस प्रथा को सिर्फ मुस्लिम राजाओं के आक्रमण के समय किया गया था, जबकि हिंदू राजाओं के मध्य युद्ध के दौरान इसका कोई भी इतिहास नहीं है। इसका उल्लेख अधिकतर दिल्ली सल्तनत के इस्लामिक इतिहासकार जो है उनकी किताबों में मिलता है। देखिए, कहने का मतलब क्या, आपको इतना सा सिंपल समझना है जौहर क्या चीज़ होती है। जौहर में क्या होता है कि जो राजपूत घराने की जो महिलाएं होती है उनके द्वारा दुश्मनों से आत्मरक्षा और स्वाभिमान के लिए, यानी कि अगर युद्ध हुआ और जो शासक है वो अगर अपनी सल्तनत को जीत जाते हैं और जो राजपूता जो घराने की जो महिलाएं हैं अगर वो बच जाती हैं तो उनको अपनी आत्मरक्षा और स्वाभिमान को बचाने के लिए ये सब करना होता था। तो पहले क्या करती थी, वो एक साथ सारी महिलाएं एक साथ कुंड में कूद जाती थी, आग के कुंड में, और वो आग का दर्द क्या होता है वो खुद ही जाने, लेकिन उस आवाज़ को बचाने के लिए, उस दर्द
को बचाने के लिए ये जो नारे लगाती थी जय भवानी, जिस नारों से उस दर्द को छुपाया जाता था। तो जौहर ये था। साका क्या चीज़ होता है? देखिए साका जो है वो जौहर होने के एक दिन बाद किया जाता था। साका एक राजपूत योद्धाओं द्वारा मृत्यु से निडर होकर दुश्मनों के खिलाफ युद्ध करते हुए अपने राष्ट्र के लिए बलिदान होने की प्रथा को कहा जाता है। राजपूत जब तक जिंदा रहते हैं दुश्मनों को अधिक से अधिक नुकसान एवं मौत के घाट उतारने के लिए साका करते थे। इस प्रथा में साका करने वाले सभी योद्धा अपने सिर पर केसरिया रंग की पगड़ी पहनकर मैदान में उतरते थे। यानी कि जब भी लड़ाई करने जाते थे युद्ध के मैदान में, तब ये लोग अपने सर पर केसरिया रंग की पगड़ी पहनते थे, जिसको केसरिया कहा जाता है, जो भारतीय संस्कृति में बलिदान का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि इसमें कुछ महिलाएं भी शामिल होती थी जो युद्ध करने में सक्षम होती थी। यहाँ किसी भी दुश्मन को बहुत डराने वाला ये जो सिस्टम होता था, ये सामने वाले दुश्मन इससे डर जाता था कि यार ये क्या हो रहा है, क्योंकि इसको करने वाले योद्धा को मौत का डर बिल्कुल भी नहीं होता था और उस समय बहुत ज़्यादा खतरनाक एवं शक्तिशाली योद्धा साबित होता था। तो ये साका होता है, साका इसको बोलते हैं जौहर है। ये साका, जौहर, केसरिया ये आप याद रखेंगे तो आने वाले जो युद्ध जो हम पढ़ने वाले हैं उस युद्धों में जो जौहर होगा, जो साका होगा, जो केसरिया होगा, उसमें आपको क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए जौहर और साका करने के कारण क्या है? देखिए दोनों प्रथाएं एक साथ जुड़ी हुई है, जौहर और साकाएं दोनों एक साथ जुड़ी हुई है। इतिहास विशेषज्ञों के अनुसार जौहर एवं साका दुश्मनों का मनोबल कम करने एवं उनके उद्देश्यों को नाकाम बनाने के लिए किया जाता था। देखिए मुस्लिम शासकों के आक्रमण के दौरान हिंदू राजाओं के राज्य में आने वाला खाने पीने का जो भी सामान होता है वो किले के अंदर नहीं जाने दिया जाता, जिससे राजा किले का दरवाजा खोलने पर विवश हो जाते थे और जब युद्ध में दुश्मन से हारना लगभग तय हो जाता था उसी समय जौहर और साका करने का निर्णय लिया जाता। देखिए आप किसी से युद्ध करने गए हैं और सामने वाले की सेना लाखों में है और आप हजारों में हैं, तो ये तो पॉसिबिलिटी है नहीं कि लाखों की सेना को आप हरा देंगे, लेकिन ये पॉसिबिलिटी जरूर होती है कि उनकी 1,00,000 सेना को आपके हजारों सैनिक जितनी क्या बोलते हैं जबरदस्ती से, जितना जोश और दम से लड़ पाएंगे और उनकी जितनी ज़्यादा सेना को मार पाएं, और यही चीज़ होती है कि वो लोग साहस से निकलते थे। तो जौहर करने से पहले राजपूत महिलाएं अपने पतियों के युद्ध में दुश्मन का सर्वनाश करने के लिए प्रोत्साहित करती थी और ये अधिकतर मध्य रात्रि के दौरान किया जाता था, जिससे दुश्मनों को पता चल जाए कि कल साका होने वाला है, जिसको किसी भी दुश्मनों के लिए सहन करना बहुत भयानक होता था, क्योंकि साका करने वाले योद्धा को किसी भी चीज से मोह या डर नहीं होता था, जिससे दुश्मनों के इरादे कमजोर हो जाते थे और राजपूत योद्धा निर्भीक होकर अधिक से अधिक दुश्मनों को मौत के घाट उतारने के बाद वीर गति को प्राप्त होते थे। देखिए इतना ही नहीं, जौहर में महिलाएं राज्य की धन संपत्ति जितनी भी होती थी उसको भी खुद के साथ जला लेती थी। देखिए अगर कोई दुश्मन आपके इलाके में युद्ध करने आया है, जंग लड़ने आया है, तो या तो उसको क्या चाहिए, सामने वाली जो सौंदर्यता है वो चाहिए या फिर आपकी धन संपत्ति चाहिए। तो देखिए उनको ना तो धन संपत्ति मिल पाती थी और ना ही जो महिलाएं हैं वो मिल पाती थी, तो जिससे आक्रमण करने वाले को ना तो शोषण करने के लिए महिलाएं बचती थी और ना ही लूटने के लिए धन दौलत। सीधे तौर पर हार कर भी जीतने वाली इस रणनीति को जौहर और साका नाम दिया गया। तो यहाँ पे आपको बखूबी समझ में आ गया होगा कि साका और जौहर क्या चीज होती है। तो भारतीय राजपूतों के अपने मातृभूमि के लिए बलिदान एवं वीरता की निशानी है। देखिए मुस्लिम शासकों द्वारा किले को एकदम चारों तरफ से बंद करने के कारण राजपूत योद्धा कमजोर होने लगते थे, क्योंकि ना तो उनके पास खाने पीने का सामान पहुंच नहीं पाता था, इसलिए जौहर और साका सबसे अच्छी रणनीति मानी जाती थी। इससे दुश्मन के अंदर भी खौफ बन जाता था और जीतने पर भी कुछ नहीं मिलता था। अगर वो जीत भी जाते थे तो उनको केवल साम्राज्य मिल पाता था, धन संपत्ति बिल्कुल नहीं मिल पाती थी। तो ये जौहर और साका है। देखिए आपने एक सती प्रथा के बारे में सुना होगा, सती प्रथा और जौहर। देखिए जौहर हमने अभी आपको बता दिया, लेकिन सती प्रथा और जौहर दोनों अलग अलग है। देखिए देखने में एक जैसी दिखती है, देखने में एक जैसी दिखती है, लेकिन ये एक जैसी है नहीं। ठीक है, जौहर और सती प्रथा में अंतर है। अब देखिए जौहर और सती प्रथा सिर्फ बाहर से देखने में एक जैसी लगती है, क्योंकि दोनों में महिलाएं दुल्हन की तरह सजकर खुद को आग के हवाले करती है, लेकिन दोनों के उद्देश्य में बहुत फर्क होता है। देखिए जहां सती प्रथा में महिलाएं अपने पति के मरने के बाद, सती प्रथा कौन करती हैं, जब अपने पति की मृत्यु हो जाती थी तब महिलाएं
अपने आप को सती करती थी, यानी कि अपने पति के साथ आग में बैठती थी, और वहीं दूसरी तरफ जौहर में महिलाएं पति के जिंदा रहते ही आग में कूद जाती थी। यानी कि यहाँ पे भी जो महिलाएं हैं वो देखिए, सती प्रथा समाज के द्वारा बनाई गई कुप्रथा थी। सती प्रथा जो पहले चलती थी, अभी नहीं है। सती प्रथा पहले बहुत प्रचलित थी, लेकिन ये जो समाज के द्वारा बनाई गई थी, जिसमें कई बार जबरदस्ती महिलाओं को आग में डाल दिया जाता था। लेकिन जौहर में महिलाएं अपनी खुद की मर्जी से आग में कूदती थी। और सती प्रथा में एक महिला खुद ही अपने पति के प्रेम या सामाजिक दबाव में अपने आप को आग के हवाले करती थी, जबकि जौहर का मुख्य उद्देश्य अपनी गरिमा एवं स्वाभिमान और मातृभूमि के बलिदान के लिए देना होता था। ठीक है, सती प्रथा में महिला अपने आप को खुद को अपने पति के प्रेम में या फिर सामाजिक दबाव के कारण वो अपने आप को आग के हवाले कर देती थी, लेकिन जौहर में ऐसा नहीं होता है। सती एवं जौहर प्रथा दोनों में ही दूसरे मर्दों के हाथों से अपनी इज्जत सुरक्षित करने का उद्देश्य मिलता जुलता है। ठीक है, सती प्रथा में एक बार में एक ही महिला, देखिए सती प्रथा में एक बार में केवल एक ही महिला आग में कुर्बानी देती थी, जबकि जौहर में एक साथ राजपूत रानियां एवं महिलाएं आग में कूद के अपनी कुंड में कूदकर अपनी जान दे देती। सती प्रथा में केवल एक ही महिला कूदती है और आग में कुर्बानी देती है, जबकि जौहर के अंदर क्या होता है कि बहुत सारी राजपूत जो रानियां थी वो महिलाएं आग के कुंड में कूदकर अपनी जान दे देती थी। तो ये सती प्रथा, जौहर और साका, ये तीन चीजें आपको समझ में आ गई होगी। तो जितने भी युद्ध आएंगे, देखिए जहां जहां साका हुआ है, जहां जहां केसरिया हुआ है ना, जौहर जहां हुआ है, उसके बारे में आपको अलग से कमेंट करने की जरूरत नहीं रहेगी। देखिए केसरिया करने की जो प्रथा है, देखिए केसरिया करने की प्रथा राजपूत योद्धा पराजय की स्थिति में शत्रु पक्ष पर केसरिया साफा वस्त्र धारण कर टूट पड़ते हैं और अपनी मातृभूमि की रक्षार्थ शहीद हो जाते हैं, वह केसरिया करना कहलाता है। देखिए जब सामने युद्ध करने वाले हो, और मैंने बताया था कि लाखों की संख्या में सामने वाले के पास सैनिक हो और आपके पास सैनिक ना हो, तो आपको संभवतः यही लगेगा कि आप हारने वाले हैं। तो देखिए मार कर मरना अच्छा होता है। ठीक है, सामने वाले को वो एक मारे, आप तीन मारो। ठीक है, यही केसरिया था। देखिए केसरिया करने की जो प्रथा है, देखिए किसी भी राज्य पर कोई भी दुश्मन या विदेशी आक्रमण होता है और युद्ध में हार निश्चित हो जाती है, तब राजा, सेनापति, सभी सैनिक केसरिया साफा यानी कि पगड़ी पहनकर सिर पर बांधकर मरने मारने के निश्चय के साथ युद्ध में दुश्मन सेना पर टूट पड़ते थे। या तो विजय होकर लौटेंगे, अन्यथा विजय की कामना हृदय में लिए हुए अंतिम दम तक शौर्यपूर्ण युद्ध करते हुए दुश्मन सेना का ज्यादा से ज्यादा नाश करेंगे। ठीक है, केसरिया अपने सर पे पगड़ी बांध देते थे और ये इसी कामना को लेकर टूट पड़ते थे, विजय कामना को लेकर हृदय में, कि हम या तो जीतेंगे और जीत नहीं पाए तो कम से कम सामने वाले दुश्मनों की हम खटिया खड़ी कर देंगे। ये केसरिया प्रथा थी। ठीक है, तो ये यहाँ पे अपना कंप्लीट हो गया है। केसरिया जो है, साका, केसरिया, जौहर और सती प्रथा क्या चीज़ है। क्लियर, क्लिनिक ऑल क्लियर या क्लियर, समझ में आ गया आपको? तो आगे हम बढ़ते हैं अब हमारे युद्धों की तरफ। इससे पहले मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर लेता हूं ताकि ओके, ठीक है, ओके, ये केसरिया पर। अब हम बात करने वाले हैं हमारे युद्ध के बारे में। देखिए राजस्थान के प्रमुख युद्ध, हमारे जो युद्ध चल रहे थे, देखिए हमने कल जो युद्ध पढ़े थे कल की क्लास में, वो हमने देखिए तराइन का जो प्रथम युद्ध है और तराइन का द्वितीय युद्ध, यहाँ मैंने आपको करेक्शन के लिए बोला था कि यहाँ पे द्वितीय लिख लीजिएगा। तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध हमने पढ़ लिया था, यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो चुका था। तो आगे के युद्ध के हम बारे में बात करेंगे, लेकिन 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 आज हम एक आपके लिए युद्ध लेकर आए हैं, चित्तौड़ का युद्ध। ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे, रणथंभौर युद्ध के बारे में हम बात करेंगे, और आपको एक ऐसी स्टोरी और एक ऐसी कविता हम बताने वाले हैं जिसमें आपको पूरा युद्ध याद हो जाएगा। आपको याद रखने के लिए तो केवल मैंने बोला था कि यही याद रखना है कि जैसे रणथंभौर का, मैं आपको इसको मिटा देता हूं एक बार, यहां से मिटता है। ओके, देखिए ये चीज हो गई थी। रणथंभौर का जो युद्ध है, बैटल ऑफ रणथंभौर 1301 ईस्वी में लड़ा गया था और हमीरदेव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के बीच युद्ध हुआ था और अलाउद्दीन खिलजी की इसमें विजय हुई थी।
इसी प्रकार से जो चित्तौड़ का युद्ध है वो 1303 ईस्वी में लड़ा गया था। राणा रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में ये युद्ध हुआ था, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी की विजय हुई थी। ठीक है, ये बैटल दो बैटल हम पढ़ चुके हैं, और दो ये हैं, और आगे भी हम नीचे जो युद्ध है उसके बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको केवल ये समझाना चाह रहा हूँ, आपको देखिए केवल ये याद रखना है कि युद्ध कौन सा है, कब लड़ा गया है, किसके बीच लड़ा गया था और कौन विजय हुआ इसके अंदर। ठीक है, बस इतनी सी चीज़ आपको याद रखनी। तो आज हम बात करेंगे केवल और केवल चित्तौड़गढ़ युद्ध के बारे में। चित्तौड़गढ़ युद्ध इतना लंबा है कि इसका जो युद्ध है, देखिए राणा रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में हुआ था। देखिए पहले हमने एक युद्ध बताया था तराइन का। प्रथम युद्ध तो मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज के बीच में हुआ था, और सेकंड जो युद्ध है वो भी मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज के बीच में हुआ था। लेकिन संयोगिता के बारे में हमने बताया था आपको। जो जयचंद होते हैं, देखिए ये प्रेम प्रसंग की लड़ाइयाँ होती है, और जो साम्राज्य को हासिल करने की लड़ाइयाँ होती है, कुछ यहाँ पे भी ऐसा ही है। रानी पद्मिनी का आपने नाम सुना होगा चित्तौड़ में। ठीक है, उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो अभी चलते हैं हम आगे। चित्तौड़ का जो युद्ध है वो हमने आपको बता दिया किस किस के बीच में लड़ा गया। कुछ युद्धों के बारे में और बात कर लेते हैं, फिर हम इसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट है सारंगपुर का युद्ध जो है वो 1437 के अंदर लड़ा गया है। महाराणा कुंभा और महमूद खिलजी के बीच में इसका युद्ध हुआ था, जिसमें महाराणा कुंभा की विजय हुई थी। देखिए गागरोन का जो युद्ध लड़ा गया था वो लड़ा गया था 1518 ईस्वी के अंदर। वो लड़ा गया था राणा सांगा और महमूद खिलजी के बीच में, और जिसमें राणा सांगा की विजय हुई थी। खातौली का युद्ध 1519 ईस्वी में लड़ा गया है, और जिसमें राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में युद्ध हुआ था, और इसमें राणा सांगा की विजय हुई थी। खानवा का जो युद्ध है 1527 ईस्वी में लड़ाया गया था। बाबर और राणा सांगा के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर की विजय हुई। ये आप यहाँ से नोट्स बनाते चले कि कौन सा बैटल है, कब लड़ा गया है, किसके बीच में था और कौन इसमें विजय हुआ है। हम आज केवल चित्तौड़गढ़ युद्ध के बारे में बात करेंगे, और बाकी सभी जो युद्ध है मैंने आपको कल भी बताया था कि सभी की स्टोरी नहीं बताएंगे। अगर सभी की स्टोरी बताएंगे तो एक साल में भी आपका हिस्ट्री कंप्लीट नहीं होगा। स्टोरी उसी की बताएंगे जिसकी आपको जानने की जरूरत है। सौमेल जेतारण का जो युद्ध था पाली 1544 ईस्वी में लड़ा गया था। मालदेव व शेरशाह सूरी के बीच में इसका युद्ध हुआ था, और शेरशाह सूरी की इसमें विजय हुई थी। हरमाणा का जो युद्ध है 25 जनवरी 1557 ईस्वी को लड़ा गया था। हाजी खां और राणा उदय सिंह के बीच में ये युद्ध हुआ था। हाजी खां की इसमें विजय हुई थी। हल्दी घाटी का युद्ध आप सबको क्या पूरे हिंदुस्तान को पता है। हल्दी घाटी का जो युद्ध था 21 जून 1576 ईस्वी को लड़ा गया था। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में ये युद्ध हुआ था। अकबर की इसमें विजय हुई थी, लेकिन महाराणा प्रताप हारने के बाद भी जीत चुके थे। तो हल्दी घाटी का युद्ध है, इसके बारे में भी आगे हम चर्चा करेंगे। हल्दी घाटी का युद्ध 21 जून को लड़ा गया था 1576 ईस्वी को। दोराई जो कि अजमेर के निकट है, अजमेर का जो युद्ध था बैटल ऑफ दोराई 14 मार्च 1659 को इसका युद्ध लड़ा गया था। औरंगजेब और दारा सिकों के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें औरंगजेब की इसमें विजय हुई थी। ठीक है, ये आप स्क्रीनशॉट ले लें। मैं जल्दी इसलिए बढ़ रहा हूँ कि आज हम जो युद्ध पढ़ने वाले हैं वो चित्तौड़गढ़ का युद्ध पढ़ने वाले हैं, और जिस प्रकार से आपने बैठकर बैटल ऑफ पानीपत देखा था और आपको पानीपत का पूरा युद्ध याद हो गया है कि क्यों लड़ा गया था, किस वजह से लड़ा गया था, उसी प्रकार से आज हम चित्तौड़ के बारे में बात करेंगे। इसलिए इन सभी युद्धों का कोई सेंस नहीं है। कुछ युद्ध है जिसके बारे में, जैसे हल्दी घाटी है, इसके बारे में आगे हम जिक्र करेंगे। तो अब देखिए ये सारे युद्ध हैं, इसके बारे में और भी युद्ध है जो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो अभी देखिए दोराई का युद्ध अजमेर के निकट लड़ा गया था 1659 ईस्वी के अंदर, जिसमें औरंगजेब की विजय हुई थी। अब हम बात कर लेते हैं रणथंभौर के युद्ध के बारे में। 1301 ईस्वी में रणथंभौर का युद्ध लड़ा गया था, और अब समझिएगा रणथंभौर का सबसे प्रतापी एवं प्रसिद्ध शासक हमीरदेव चौहान था, जिसने दिल्ली सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के विद्रोही सेनापति मोहम्मद शाह को शरण प्रदान की थी, जिस वजह से अलाउद्दीन खिलजी क्रोधित होकर 1300 ईस्वी में रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया था। देखिए लड़ने की जो कुछ भी एक छोटा सा पॉइंट चाहिए होता है लड़ने के लिए कि लड़ाई कैसे की जाए।
ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी क्रोधित हो गया था और 1300 ईस्वी में रणथंभौर दुर्ग पर उसने आक्रमण कर दिया और कई दिनों तक डेरा डालने के बाद भी वो सफल नहीं हो सका। और अलाउद्दीन खिलजी छल कपट से हमीरदेव के 2 विश्वस्त जो मंत्री थे उनको अपनी ओर ये ले लेता है, जिसमें दुर्ग के गुप्त रास्ते बताकर दुर्ग को बेदकर अंदर पहुंच जाता है और राणा हमीरदेव लड़ता हुआ यहाँ पे वीरगति को सॉरी यार खांसी कब जाएगी, राणा हमीर लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त होता है और तथा हमीर की जो रानी थी रंगदेवी और अन्य रानियां इस दुर्ग की स्त्रियों ने जौहर कर लिया था। देखिए हमने जौहर पढ़ा है, जौहर क्या चीज है। हमीरदेव जो था देखिए लड़ता हुआ, राणा हमीरदेव लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त होता है और तथा हमीर की जो रानी थी और रंगदेवी अन्य रानियां इस दुर्ग की स्त्रियों ने जौहर कर लिया था। तो देखिए क्या हुआ था, जुलाई 1301 ईस्वी में रणथंभौर दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो जाता है क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी इसमें जीत जाता है। लेकिन यह साका राजस्थान का प्रथम साका था। इसमें जो जितनी भी रानियां थी वो क्या कर लेती है, जौहर कर लेती है। तो ये राजस्थान का पहला साका हुआ था रणथंभौर दुर्ग के अंदर। ऐसा पूछा जा सकता है कि जो पहला साका था वो कहाँ हुआ था, तो ये राजस्थान का पहला साका था। मेवाड़ का पहला साका हुआ था चित्तौड़गढ़ के अंदर, ठीक है, उसके बारे में आगे हम बात कर रहे हैं। तो ये रणथंभौर का दुर्ग है और क्यों था, किसके बीच में लड़ा गया था। और अब हम बात करेंगे चित्तौड़ का युद्ध। चित्तौड़ का जो युद्ध लड़ा गया था वो लड़ा गया था 1303 ईस्वी के अंदर, ठीक है। इसके बारे में जो स्टोरी है उसी के बारे में आज हम बात करने वाले। चित्तौड़ का जो दुर्ग है अलाउद्दीन खिलजी और राणा रतन सिंह के बीच में लड़ा गया था। किसको लेके लड़ा गया था उसके बारे में हम जिक्र कर रहे हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण किया, जिसमें रतन सिंह ने केसरिया किया था। किसने किया था, रतन सिंह ने केसरिया किया था तथा उसकी रानी पद्मनी ने 1600 महिलाओं के साथ जौहर किया था। रानी पद्मनी सिंगल द्वीप के राजा गंधर्व सेन की पुत्री थी। इसमें रतन सिंह के सेनापति गोरा एवं बादल वीरगति को प्राप्त हुए थे। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ का नाम बदलकर अपने पुत्र के नाम पर खिजराबाद रखा था तथा अलाउद्दीन ने इस दुर्ग की जिम्मेदारी अपने पुत्र खिज्र खां को सौंपी थी। देखिए हमने कुछ ऊपर पहले पढ़ा था पिछली क्लासों में कि किसका नाम किसके ऊपर रखा गया, उसका संस्थापक कौन था, तो उसमें एक नाम आया था खिजराबाद का। अगर आपने ध्यान से पढ़ी हो क्लास तो आपको पता होगा कि खिजराबाद का एक नाम आया था। ओके, चित्तौड़गढ़ का जो नाम था वो बदलकर क्या रख दिया था, खिजराबाद। चित्तौड़गढ़ का नाम बदलकर क्या रखा गया था, खिजराबाद। ये पूछा जा सकता है। और खिजराबाद किसके नाम पर रखा था, खिज्र खां, जो अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र था उसके नाम पर चित्तौड़गढ़ का नाम बदलकर खिजराबाद रखा गया था। देखिए यहाँ पर जो साका हुआ था वो दूसरा साका हुआ था। ये बार देखिए मेवाड़ का प्रथम साका था, ठीक है। चित्तौड़गढ़ का जो साका हुआ था जिसमें रानी पद्मावती ने 1600 महिलाओं के साथ जौहर किया था, तो ये मेवाड़ का प्रथम साका तथा राजस्थान का दूसरा साका था। राजस्थान का प्रथम साका कहाँ हुआ था, रणथंभौर दुर्ग का, जो अभी हमने पढ़ा है। अब चलते हैं हम हमारी स्टोरी की तरफ। देखिए ये जो लिखा हुआ है ना, अलाउद्दीन खिलजी ने राणा रतन सिंह ने केसरिया कर लिया था, लेकिन किस बात का झगड़ा था, किस बात की लड़ाई थी और क्यों इसको लड़ा गया था चित्तौड़गढ़ के युद्ध को। देखिए अलाउद्दीन खिलजी और राणा रतन सिंह की रानी थी रानी पद्मिनी, पद्मावती। आपने अभी मूवी देखी होगी, हाल ही में मूवी एक रिलीज हुई थी। तो देखिए रतन सिंह की पत्नी थी रानी पद्मावती। और उन चीज़ों में हम नहीं जाएंगे, जैसे अलाउद्दीन खिलजी को जो राणा रतन सिंह थे इनके सहयोगी थे, इन्होंने उस यहाँ से निकाल दिया था, तो वो खिलजी के खेमे में जाके मिला था और वहाँ पे जाके जिस प्रकार से देखिए जयचंद्र ने किया था उसी प्रकार से यहाँ पे भी किया था कि रानी पद्मिनी के बारे में अलाउद्दीन खिलजी को बता दिया गया था कि रानी पद्मिनी जो है उसका सौंदर्य किस प्रकार है, उसके बहुत गुणगान किए थे। तो अलाउद्दीन खिलजी का जो दिल है वो पद्मिनी पे आ गया। यानी कि इसी वजह से इन्होंने सोचा कि हमको आक्रमण करना चाहिए, रानी पद्मिनी को हासिल करना चाहिए। तो एक तो ये है, और कहीं लिखा हुआ मिलता है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो ये चित्तौड़ का है। अब यहाँ से जो है हमारी एक
स्टोरी है इस चित्तौड़ की, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो पहले समझिए क्या है। देखिए खिलजी जो है, अलाउद्दीन खिलजी, इसकी जो सल्तनत थी वो थी दिल्ली के अंदर। कहाँ थी? दिल्ली के अंदर। दिल्ली जो स्टेट है, दिल्ली जो सल्तनत हुआ करती थी, वहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी का राज्य हुआ करता था। ये है हमारा राजस्थान, ठीक है, आप समझिएगा ये राजस्थान है। और अब समझिए कि देखिए युद्ध जब किए जाते हैं तो युद्ध केवल इसलिए किए जाते हैं कि आपको उस रियासत का सारा रियासत आपकी और बढ़ जाए, यानी कि आपकी रियासत में और भी रियासतें शामिल हो जाए और आपको वहाँ से बहुत सारा धन मिले। और बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें होती थी, जैसे देखिए बहुत जगहों पे देखने को मिला, जैसे रानी पद्मिनी है तो उनको ये हासिल करना चाहते थे, तो ऐसी चीज़ें थी। तो देखिए क्या था, ये दिल्ली है और ये अपना राजस्थान है, और राजस्थान के इस एरिया में लगभग लगता है अपना MP स्टेट, मध्य प्रदेश, ठीक है। और इस एरिया में आता है अपना गुजरात, ठीक है। गुजरात बेसिकली बिजनेस के लिए प्रसिद्ध था, यहाँ से बिजनेस बहुत ज़्यादा होता था। और ये आपका अरब सागर समझिए, जहाँ से माल फॉरेन ट्रेड होता था, फॉरेन एक्सपोर्ट यहाँ से होता था। ये MP का एरिया है जिसको अपन मालवा प्रदेश कहते हैं, ठीक है, ये मालवा है। यहाँ पे देखिए नीमच, रतलाम, मंदसौर, ये सारे एरिया यहाँ पर लगते हैं। तो देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने सोचा कि मैं यहाँ पे MP को, देखिए चित्तौड़ के बारे में नहीं सोचा गया था, केवल वो सोच रहे कि मैं मालवा पे आक्रमण करूँ, मालवा को अपने अधीन कर लूँ और गुजरात का एरिया अधीन कर लूँ। लेकिन जब वो दिल्ली से यहाँ पहुँचेंगे तो उनको यहाँ चित्तौड़ पहुँचना ही पड़ेगा, यहाँ आने के बाद ही वो MP पहुँच सकते हैं या फिर गुजरात पहुँचा जा सकता था। तो एक बार क्या हुआ है, कहीं विद्वान इस प्रकार से बताते हैं कि एक बार ऐसा हुआ है कि अलाउद्दीन खिलजी पहुँचे अपनी सेना को लेकर, और उन्होंने यहाँ पर जो शासक थे समर सिंह, जो रतन सिंह के पिताश्री थे, रतन सिंह के जो पिताजी थे उनका नाम था समर सिंह। क्या नाम था? समर सिंह थे रतन सिंह के पिताश्री। तो दिल्ली सल्तनत ने इनको न्योता वो भिजवाया कि हम लोग इधर मालवा और गुजरात जाना चाहते हैं, तो आपके एरिया में होकर हम निकलना चाहते हैं, तो हमको इजाज़त प्रदान करें। तो समर ने मना कर दिया, साफ साफ मना मतलब मना, नहीं, आप हमारे घर से, आप हमारे एरिया से होकर नहीं निकल सकते हैं, हम आपको यहाँ से नहीं निकलने देंगे। तो इन्होंने बोला कि हमको तो निकलना, हमको जाना, हमको आपके साम्राज्य से, आपके मेवाड़ से कोई लेना देना नहीं है, हम केवल इधर जाना चाहते हैं और ये दोनों चीज़ों के लिए हम जा रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि नहीं, आप हमारे एरिया से कैसे निकलोगे। तो उस टाइम चलता था देखिए टैक्स, कर जिसको बोला जाता है। तो समर ने बोला कि समर सिंह ने, चलिए कोई बात नहीं, आप निकल जाइए, लेकिन आपको टोल टैक्स देना पड़ेगा। जैसे रोड पे निकलते हैं तो टोल टैक्स लगता है ना, तो इन्होंने बोला कि आपको टोल टैक्स देना पड़ेगा, टैक्स दे के आप जा सकते हैं। तो देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने बोला कि यार अपन तो स्टाफ वाले हैं ना, जैसे ट्रक टोल टैक्स पे निकलते हैं बोलते हैं ना स्टाफ, तो स्टाफ वाले हैं यार, हमको तो निकलने दो। तो समर ने बोला कि नहीं, आप नहीं निकल सकते हैं, आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो देखिए अलाउद्दीन खिलजी इनको टैक्स देकर निकल जाते हैं, चले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने टैक्स दिया और ये फिर वापस पहुँच जाते हैं अपनी सल्तनत में और यहाँ बैठे होते हैं। और जब देखिए बहुत सारा दरबार लगता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तब अपना खुद का बखान किया जाता है, ठीक है। तो जब अपना खुद का बखान खिलजी कर रहे होते हैं, तब बहुत सारे जो होते हैं ना अपने दोस्त ही, अपन कहते हैं ना, ओ मेरी तो बहुत चलती है, देखो फ्री में टैक्स भी नहीं दिया मैंने, मैं उधर चला गया, टोल पे मेरा टैक्स नहीं लगा। तो वहाँ के जो कुछ दरबारी थे वो इन पे हंस रहे थे। तो खिलजी ने पूछा कि तुम लोग हंस क्यों रहे हो, इतनी हंसी क्यों आ रही। तो बोलते नहीं महाराज, ऐसी कोई बात नहीं, कोई पुरानी बात याद आ गई। तो उन्होंने कहा ऐसी कौन सी पुरानी बात याद आ गई तुमको जो हंस रहे हो। तो उन्होंने कहा कि नहीं वो टोल टैक्स आपने दिया था, आप तो कहते हो हम तो इतने महान हैं। तो फिर उसने सोचा कि साला हमको ये बेइज्जत कर रहे हैं यहाँ पे, तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो उन्होंने पद्मिनी के बारे में तो सुना ही था और सारी गाथाएं सुन रखी थी। तो फिर उन्होंने अब यहाँ पद्मिनी के बारे में, और पद्मिनी यानी कि चित्तौड़ को इन्होंने लूटने की साजिश की कि इसको किस प्रकार से लूटा जाए। तो अब देखिए एक पंडित नरेंद्र मिश्र जी है, पंडित नरेंद्र मिश्र जी, इनके जो पूर्वज है वो मेवाड़ राजवंश के राजपुरोहित रहे हैं। उनके द्वारा देखिए महारानी पद्मावती और गोरा बादल की कहानी पे एक कविता लिखी है।
ये कविता क्या है, इस कविता में पूरा चित्तौड़ का आपका युद्ध शामिल है। देखिए गोरा बादल जो थे उसके बारे में भी आपको पता होगा, जो रतन सिंह के साथी थे, चाचा भतीजा थे गोरा बादल, और इनके बारे में हम बात करेंगे। देखिए पंडित नरेंद्र मिश्र जिनके पूर्वज मेवाड़ राजवंश के राजपुरोहित रहे हैं, उनके द्वारा महारानी पद्मावती और गोरा बादल के बाद में कहानी लिखी गई। ये कब की कहानी है? देखिए जब चित्तौड़ का युद्ध हो चुका है, अलाउद्दीन खिलची चित्तौड़ पर आक्रमण कर चुके हैं और राणा रतन सिंह की इसको इसमें हार मिलती है और राणा रतन सिंह को यहाँ से बंदी बनाकर ले जाते हैं ये लोग दिल्ली के अंदर। ठीक है, अभी राणा रतन सिंह दिल्ली में कैद में है, अलाउद्दीन खिलची की कैद में है, क्योंकि अलाउद्दीन खिलची ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था और यहाँ पर राणा रतन सिंह अभी कैद में हैं। और अब क्या होता है, अब कैद में है राणा रतन सिंह। तो दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। आप लोगों ने बखूबी इस कविता को पढ़ा होगा और जितनी बार इस कविता को पढ़ा जाए उतनी बार अपन राजस्थानी होने का गर्व करते हैं। तो दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, जिसके कारण मिट्टी भी है चंदन है राजस्थानी। देखिए रावल रतन सिंह को छल से कैद किया खिलची ने, रावल रतन सिंह को छल से खिलची कैद कर लेते हैं और कालजयी मित्रों से मिलकर दगा किया खिलची ने। खिलची का चित्तौड़ दुर्ग में एक संदेश आया, जिसको सुनकर शक्ति शौर्य पर फिर अंधियारा छाया। तो खिलची ने एक संदेश भिजवाया चित्तौड़ दुर्ग में। वो क्या संदेश था कि 10 दिन के भीतर न पद्मिनी का डोला यदि आया, 10 दिन के भीतर न पद्मिनी का डोला यदि आया, यदि ना रूप की रानी को तुमने दिल्ली पहुंचाया, तो फिर राणा रतन सिंह का शीश कटा पाओगे और शाही शर्त ना मानी तो पीछे तुम पछताओगे। तो रानी खिलची जो है एक संदेशा भिजवाते हैं यहाँ पे दरबार में कि 10 दिन के अंदर आप पद्मिनी को डोला, जो पद्मिनी की डोली है वो आप दिल्ली पहुँचा दे। अगर नहीं पहुँची तो देखिए राणा रतन सिंह हमारे पास हैं, तो इसका शीश कटा तुम सर पाओगे अगर हमारी शर्त नहीं मानते हो तो ये दारुण संवाद लहर सा दौड़ गया रण भर में और ये बिजली की तरह क्षितिज से फैल गया अंबर में। महारानी हिल गई, शक्ति का सिंहासन डोला था और सातित्व मजबूत जुल्म विजय स्वर में बोला था। ये खबर चारों तरफ फैल जाती है। तो रुष्ट हुए बैठे थे सेनापति गोरा रणधीर। देखिए जो राणा रतन सिंह थे उनके जो सेनापति थे गोरा रणधीर, वो जो है रतन सिंह से देखिए रुष्ट होकर बैठे थे, क्योंकि राणा रतन सिंह ने उनको कुछ बोल दिया था। दोस्त होते ना, देखो सेनापति है तो बोल ही देते कि तुम लोग ऐसा काम नहीं करते, ये करते हो। तो सेनापति रूठ गए थे और रूठ कर बैठे हुए थे। तो देखिए रुष्ट हुए सेनापति गोरा रणधीर, जिसमें रण से भय खाती थी खिलची की शमशीर। उससे अच्छे अच्छों के छक्के छूट जाते थे गोरा रणधीर को देखने के बाद। तो अन्य को मेवाड़ी योद्धा रण छोड़ गए थे, रतन सिंह की संधि नीति से नाता तोड़ गए थे। पर रानी ने प्रथम वीर गोरा को खोज निकाला, यानी कि रानी पद्मिनी जो है वो निकल जाती है। वन वन भटक रहा था मन में तिरस्कार की ज्वाला, गोरा से पद्मिनी ने खिलची का पैगाम सुनाया, मगर वीरता का अपमानित ज्वार नहीं मिट पाया। यानी कि रानी पद्मिनी जो है वो गोरा को ढूंढते हुए अपने साथियों के साथ निकल पड़ती है। वन वन भटक रहा जो मन तिरस्कार की ज्वाला, यानी कि वो उसको ढूंढ लेती है आखिरकार और गोरा को बताती है कि देखिए एक ऐसी चिट्ठी भेजी है अलाउद्दीन खिलची ने कि पद्मिनी को, यानी कि मुझे वहाँ पे बुलाया है। लेकिन उसका मन गोरा का पसीजता नहीं। वो कहता है कि यार मेरे को तो जो राणा जी है उन्होंने बहुत भला बुरा कहा है, तो मैं तो रूठा हुआ रहूँगा, मैं आपकी कुछ नहीं मानने वाला। तो बोला मैं तो बहुत तुच्छ हूँ, राजनीति क्या जानूँ, निर्वासित हूँ, राज मुकुट की हट कैसे पहचानूँ। बोली पद्मिनी समय नहीं है वीर क्रोध करने का, अगर धरा की आन मिट गई गाँव नहीं भरने का। दिल्ली गई पद्मिनी तो पीछे पछताओगे और जीते जी राजपूती कुल को दाग लगा जाओगे। यानी कि पद्मिनी कहती है कि देखिए आप लोग मान जाइए, अगर नहीं माने और अगर मैं वहाँ पहुँच गई या मुझे वहाँ पे ले गए तो तुम लोगों के राजपूती कुल को दाग लग जाएगा। अब तुम जानो और तुम्हारा काम जाने, तुम रूठे रहो तो रहो। तो राणा जी ने जो कहा किया वो माफ़ करो सेनानी। तो पद्मिनी कहती है कि राणा जी ने आपको जो भी कहा है उसके लिए आप माफ़ करो और कोई बात नहीं, अगली बार आप ध्यान रखेंगे। ये कहकर गोरा के कदमों पर झुकी पद्मिनी रानी जो गोरा था, गोरा और बादल, यानी कि गोरा के कदमों में पद्मिनी रानी झुक जाती है। तो गोरा कहते या ये क्या करती हो गोरा, पीछे हट बोला और राजपूती गरिमा का फिर धधक उठाता सोला। फिर एकदम से गोरा को जोश आ जाता है कि नहीं, अब महारानी को कोई ले जाके दिखाए। तो महारानी हो तुम सिसोदिया कुल की जगदम्बा हो,
महारानी हो तुम सिसोदिया कुल की, जगदम्बा हो प्राण प्रतिष्ठा एक लिंग की ज्योति अर्धिंगा हो, जब तक गोरा के कंधे पर दुर्जय शीश रहेगा, महाकाल से भी राणा का मस्तक नहीं कटेगा। यानी कि अब मैं जाऊंगा और राणा जी को छुड़वा के लाऊंगा और देखते हैं कैसे नहीं छोड़ते। तुम निश्चिंत रहो महलों में, देखो समर भवानी, यानी कि तुम जाओ महलों में रहो और खिलजी देखेगा केसरिया तलवारों का पानी। अब देखते हैं खिलजी का क्या हाल होता है। तो राणा के सकुशल आने तक गोरा नहीं मरेगा, यानी कि राणा जब तक चित्तौड़ नहीं पहुंचा देता तब तक मैं मरने वाला नहीं हूं। एक पहर तक सर कटने पर धड़ युद्ध करेगा। अगर मेरा सर कट भी गया ना तो भी मेरा धड़ वहां पे युद्ध करता रहेगा, लेकिन राणा जी को मैं सकुशल यहाँ पर लेकर आऊंगा। एक लिंग की शपथ महाराणा वापस आएंगे, एक लिंग जी की मैं शपथ खाता हूं कि महाराणा वापस आएंगे। महाप्रलय से गौर प्रबंधन भी रोक न पाएंगे। शब्द शब्द मेवाड़ी सेनापति का था, तूफानी और शंकर के डमरू में जैसे जाएगी वीर भवानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी, और दोहराता हूँ सुनो रक्त की मैं लिखी हुई कुर्बानी। देखिए अब आगे क्या होता है। अब जो गोरा है वो मान जाते हैं कि मैं राणा जी को लेके आऊँगा। देखिए खिलजी मचला था पानी में आग लगा देने को, पर पानी प्यास बैठा था ज्वाला पी लेने को। गोरा का आदेश हुआ सज गए 700 डोले, यानी कि गोरा ने बोला कि चलो चलते हम कूच करते हैं खिलजी की तरफ और राणा जी को छुड़वा के लाते हैं। और बांकुरे बदल से गोरा सेनापति बोले खबर भेज दो खिलजी को, खिलजी पर पद्मिनी स्वयं आती है, अन्य 700 सखियां भी वो साथ लिए आती हैं। स्वयं पद्मिनी ने बादल का कुमकुम तिलक किया, दिल पर पत्थर रखकर भीगी आंखों से विदा किया। यानी कि खिलजी को अब संदेशा भिजवा दिया जाता है कि पद्मिनी स्वयं आ रही हैं आपसे मिलने के लिए, लेकिन उसके साथ वो अपनी 700 सखियां भी साथ में लेकर आ रही हैं। देखिए यहाँ पे क्या चाल खेली जाती है गोरा के द्वारा। खबर भेज दो खिलजी पर पद्मिनी स्वयं आती है और अन्य 700 सखियां भी साथ लाती है। तो ऐसा वहां पे संदेशा भिजवा दिया जाता है खिलजी को कि पद्मिनी स्वयं आ रही है और उनके साथ 700 सखियां भी वो लेकर आ रही है। तो पद्मिनी बादल को देखिए कुमकुम का तिलक लगाकर अपने दिल पर पत्थर रखकर उनको विदा करती है कि आप जाइए और राणा जी को छुड़वा के लाइए। और 700 सैनिक जो यम से भी भिड़ सकते थे, और जो 700 सैनिक थे यानी कि 700 सखियां नहीं आ रही थी, उनके साथ 700 सैनिक भेज रहे थे वो, और हर सैनिक सेनापति था, लाखों से लड़ सकते थे। एक एक कर बैठ गए सज गई डोलियां पल में, और मर मिटने की होड़ लगी थी मेवाड़ी दल में। हर डोली में एक वीर था, हर डोली में एक वीर था, 4 उठाने वाले और 5 ही शंकर के गण की तरह समर मत वाले। एक तो अंदर वीर बैठ जाता है डोली में और 4 वो डोली को उठाने वाले होते हैं। इस प्रकार से 700 जो सखिया ना होके वो सेनापति जाते हैं। बजा कूच का शंख, सैनिकों ने जयकार लगाई, हर हर महादेव की ध्वनि से 10 दिशा लहराई। और आगे क्या होता है, गोरा बादल के अंतस में जगी ज्योत की रेखा, और मातृभूमि चित्तौड़ दुर्ग को फिर से भरकर देखा। कर अंतिम प्रणाम चढ़े घोड़ों पर सुभट अभिमानी, देशभक्ति की निकल पड़े लिखने वो अमर कहानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी, दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी। देखिए जा पहुंची डोलियां एक दिन खिलजी की सरहद में। अब जो डोलियां चित्तौड़ से निकली थी, यानी कि खिलजी को मूर्ख बनाया गया कि पद्मिनी खुद आ रही है और 700 सहेलियों के साथ भी आ रहे हैं। और एक दिन वो डोलियां, क्योंकि पैदल जाएंगे ना, बस तो है नहीं, ट्रेन चलती नहीं, एरोप्लेन है नहीं, तो पैदल ही जाएंगे। तो बहुत समय चलने के बाद जो सब सारी डोलियां खिलजी की सरहद में पहुंच जाती हैं। उधर दूत भी पहुंच जाता है, जिस दूत को भिजवाया गया था ये न्यूज़ लेके, क्योंकि पहले मोबाइल नहीं था, व्हाट्सअप नहीं था, इंस्टाग्राम नहीं था, फेसबुक नहीं था, ट्विटर नहीं था, कुछ भी नहीं था, कुछ था ही नहीं। लेटर जाता था, कबूतर थे, दूत थे, आते जाते थे। तो उधर दूत भी जहाँ पहुंचा है खिलजी के रंग महल में, बोला शहंशाह पद्मिनी मल्लिका बनने आई है, यानी कि पद्मिनी आ रही है मल्लिका बनने, और रानी अपने साथ हुस्न की कलियां भी लाई है। यानी कि पद्मिनी खुद भी आ रही हैं और अपने साथ हुस्न की कलियां भी वो उनकी सहेलियों को भी साथ में लेकर आ रही है। एक मगर फरियाद उसकी फ़कत पूरी करवा दो, लेकिन एक उसकी कुछ इच्छा है, वो उसकी इच्छा पूरी करवा दो आप कि राणा रतन सिंह से एक बार मिलवा दो।
तो जो दूत आया था उसने बोला कि देखिए पद्मिनी मल्लिका बनने आ गई हैं और अपने साथ हुस्न की कलियां भी लेकर आई हैं, लेकिन उसकी एक फरियाद है, उसकी एक इच्छा है कि फ़कत पूरी करवा दो, राणा रतन सिंह से एक बार मिलवा दो। खिलजी उछल पड़ा, कहा फ़ौरन हुक्म, ये हुक्म दिया था, बड़े शौक से मिलने का शाही फरमान दिया था। वह शाही फरमान दूत ने गोरा तक पहुंचाया, यानी कि खिलजी ने बोल दिया कि जाओ और उसको पद्मिनी को राणा रतन सिंह से एक बार मिलवा दो, कोई बात नहीं, यहाँ तक तो आ गई, मिलने दो। तो देखिए वो शाही फरमान जब दूत ने गोरा को पहुंचा दिया, जो दूत था उसने गोरा को बोल दिया कि जाओ आप पद्मिनी को मिलवा सकते हो, तो गोरा झूम उठे। गोरा को तो मजा आ गया कि हम तो यही चाहते थे ना कि एक बार मिलवा दे। तो गोरा झूम उठे, उस क्षण बादल को पास बुलाया। अब बादल को वो पास बुलाते, गोरा और बादल चाचा भतीजा। अब देखिए किस प्रकार से ये युद्ध लड़ते हैं। गोरा झूम उठे, उस क्षण बादल को पास बुलाया, बोले बेटा वक्त आ गया है अब कट मरने का, मातृभूमि मेवाड़ दरा का दूध सफल करने का, ये लोहार पद्मिनी बेस में बंदी गृह जाएगा। यानी कि पद्मिनी के बेस में एक को बंदी गृह भेजना जहां पे राणा रतन सिंह को कैद किया हुआ है। पद्मिनी को तो हमला है नहीं, तो किसको भेजेंगे? तो एक को पद्मिनी के बेस में बंदी गृह में भेजा जाएगा और केवल 10 डोलियां ऐसी होगी जो गोरा के पीछे जाएगा, है ना। तो ये लोहार पद्मिनी बेस में बंदी गृह जाएगा और केवल 10 डोलियां लिए गोरा पीछे जाएगा। ये बंधन काटेगा, यानी कि उसको जो बांध रखा है ना, हथकड़ियां लगा होगी, तो जैसे ये बंधन काटेगा हम राणा को मुक्त करेंगे और घुड़सवार कुछ उधर आड़ में ही तैयार रहेंगे, यानी कि उस आगे की आड़ में कुछ घुड़सवार वहां पे तैयार रहेंगे। तुम लोग पद्मिनी के बेस में एक जना जाएगा और उसके पीछे 10 डोलियां लेके खड़े रहेंगे और जैसे ही राणा जी के बंधन कटेंगे आप हमको इशारा कर देना। तो जैसे ही राणा आए वो सब आंधी बंध जाना, जैसे ही राणा को आप तुम छुड़ाओ और हमको इशारा कर देना और उन्हें चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर सकुशल पहुंचाएं। यानी कि एक जो टुकड़ी रहेगी वो राणा रतन सिंह को छुड़वाएगी और उनको आप चित्तौड़गढ़ दुर्ग पे लेकर रवाना हो जाएंगे। आप लोग राणा को लेकर यहाँ से निकल जाएंगे, आप लोग युद्ध में नहीं रहेंगे। अब देखिए किस प्रकार से युद्ध होने वाला है। जैसे ही राणा आए वो सब आंधी बन जाए और उन्हें चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर वो सकुशल पहुंचाए। अगर भेद खुल जाए, अगर खिलजी को पता चल जाए कि इन्होंने हमारे साथ चाल खेली है, तो क्या करना? देखिए प्लान बी भी रखना पड़ता ना। प्लान ए तो बना के आए हैं कि हमको इस प्रकार से राणा को छुड़वाना है और इस प्रकार से, लेकिन अगर कहीं पकड़े गए तो क्या होगा? अगर पकड़े गए तो क्या होने वाला है? जैसे ही राणा आए सब आंधी बन जाए और उन्हें चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर वो सकुशल पहुंचाए। अगर भेद खुल जाए वीर तो पल की देर न करना और शाही सेना आ पहुंचे तो फिर बढ़कर रण करना। अगर भेद खुल जाए और शाही सेना अगर पहुंच जाए तो देर नहीं करना, काट देना सालों को। तो राणा जाए जिधर, शत्रु को उधर न बढ़ने देना। देखिए जिधर जिधर राणा को तुम लेके जा रहे हो ना, उधर शत्रु को बढ़ने मत देना, बाकी हम लोग संभाल लेंगे। तुम लोग राणा को लेकर निकल जाना, बाकी शत्रु की तो हम खाट खड़िया कर देंगे। और एक यवन को भी उस पथ पर पांव ना धरने देना, मेरे लाल लाडले बादल आन न जाने पाए मेरे लाडले बादल आन न जाने पाए, तिल तिल कट मरना, मेवाड़ी मान न जाने पाए। तो ये बादल को समझा रहे, ऐसा ही होगा काका। बादल बोलते हैं ऐसा ही होगा काका, राजपूती अमर रहेगी, बादल की मिट्टी में भी गौरव की गंध रहेगी। तो फिर आ बेटा बादल, सीने से तुझे लगा लूं, ना हो सके शायद अब मिलन, अंतिम लाड लड़ा लूं। तो गोरा जो है बादल को बोल रहे हैं कि आ बेटा तुझे सीने से लगा लेता हूं कि हो ना सके शायद अब मिलन, अंतिम लाड लड़ा लूं। क्योंकि इनको पता चल गया है अब युद्ध होने वाला है, तो क्या पता अब हमारा मिलन हो या ना हो, क्योंकि केसरिया होने वाला है और संख्या इनकी कम है। तो और सामने वाले जो खिलची है उसकी लाखों में जो सैनिक है, तो यहाँ पे लड़ना मरना है, लेकिन सबसे ज़्यादा उनकी संख्या को कम करना है और उनके जो सैनिक हैं उनको मारना है। तो ऐसा ही होगा काका, राजपूती अमर रहेगी, बादल की मिट्टी में भी गौरव की गंध रहेगी। तो फिर आ बेटा बादल, सीने से तुझे लगा लूं, और हो ना सके शायद अब मिलन, तो अंतिम लाड लड़ा लूं। यानी कि वो अपने सीने से उसे लगा लेते हैं कि ये शायद अंतिम मिलन हो। इसके बाद वो कहते हैं कि लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर से जन्म
मुलाकात हो न हो। तो वो रुष्ट स्वर से बादल को सीने से लगा लेते हैं कि शायद अब अपन अंतिम मिलन है हमारा, हम लड़ेंगे तो क्या पता हम बचेंगे या नहीं बचेंगे। तो ये कहकर बाहों में भरकर बादल को गले लगाया और धरती कांप गई, अंबर का अंतस मन भर आया। सावधान कह पुनः पथ पर बढ़े गोरा, सेनानी पहुँच लिया झट से मुड़कर बूढ़ी आंखों का पानी। देखिए आंसू आ गए थे उनकी आंखों में, लेकिन वो घबराए नहीं और पीछे मुड़कर अपने आंखों से आंसू पोंछ लेते हैं। जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी, दोहराता हूँ सुनो रक्त की लिखी कहानी। अब क्या होता है देखिए, खिलजी की सेना भी लग गई है, उनको पता चल गया है कि गोरा की चातुरी चली राणा के बंधन काटे। गोरा की चातुरी चल गई थी, राणा के बंधन काट दिए। जैसे ही राणा के बंधन कटते हैं, छांट छांट कर शाही पहरेदारों के सर काटे और लिपट गए गोरा से राणा। राणा जो थे गोरा से लिपट गए थे, क्योंकि देखिए गोरा को राणा ने बहुत भला बुरा कहा था, इसलिए वो रुष्ट हो चुके थे। तो पद्मिनी उनको मनाने गई थी कि आप चलिए, नहीं तो आपकी पद्मिनी को अगर कोई ले गए तो देखिए ये एक दाग लग जाएगा। तो देखिए लिपट कर गोरा से राणा गलती पर पछताए, सेनापति की नमक हलाली देख नयन भर आए। देखिए कि ऐसा सेनापति होता है जो मेरे इतना भला बुरा कहने के बाद भी देखिए इस समय पर मुझे बचाने आए हैं। तो गोरा से राणा गलती पर पछताए, सेनापति की नमक हलाली देखकर नयन भर आए, वो भी रोने लगे थे। पर खिलची का सेनापति पहले से ही संकित था। खिलची का जो सेनापति था उसको समझ में आ गया था कि कुछ ना कुछ तो दाल में काला है। वह मेवाड़ी चट्टानी वीरों से आतंकित था। जब उसने लिया समझ पद्मिनी नहीं आई है, उसको पता चल गया है कि पद्मिनी यहाँ पे नहीं आई है, मेवाड़ी सेना खिलची की मौत साथ लाई है। यानी कि मेवाड़ी जो सेना है वो खिलची की मौत को साथ में लेकर आई है। पहले से तैयार सैन्य दल को उसने ललकारा, निकल पड़ा टिड्डी दल, रण का बजने लगा नगाड़ा। दृष्टि फिर गोरा की मानी, राणा को समझाया, रण मतवाले को रोका, जबरन चित्तौड़ पढ़ाया। राणा चले तभी शाही सेना लहरा कर आई। जैसे ही राणा निकले, राणा को लेकर चित्तौड़ की तरफ रवाना हुए, तभी शाही सेना लहरा कर आई। खिलजी की लाखों नंगी तलवारें पड़ी दिखाई। खिलजी ललकारा, दुश्मन को भाग न जाने देना, रतन सिंह का शीश काट कर ही वीरों दम लेना। यानी कि खिलजी ने ललकारा अपनी सेना को कि दुश्मनों को बिल्कुल भागने मत देना, और रतन सिंह का जो शीश है वो काट कर ही वीरों दम लेना। लेकिन रतन सिंह को लेके निकला जा चुका था, रतन सिंह पहले ही निकल चुके थे। तो टूट पड़ो मेवाड़ी शेरों, बादल सिंह ललकारा। बादल सिंह ने बोला कि टूट पड़ो मेवाड़ियों और निपटा दो इस खिलची की जितनी भी सेना है उसको। तो हर हर महादेव का गर्जा, नभ भेदी जयकारा, और निकल कर डोलियों से मेवाड़ी बिजली लगी चमकने। यानी कि जिस डोलियों में वो बात कर रहे थे कि पद्मिनी की कुछ सहेलियां आई थी, तो सहेलियां नहीं, यहाँ पे तो डोलियों में मेवाड़ी शेर निकले थे। और बिजली लगी चमकने, काली का खप्पर भरने, तलवारें लगी भटकने। और राणा के पथ पर शाही सेनापति तनिक बड़ा था, उस पर तो गोरा हिमगिरी सा अड़ा खड़ा था। कहाँ जफर से एक कदम भी आगे न बढ़ सकोगे। जफर सेनापति था खिलजी का, जफर से एक कदम भी आगे न बढ़ सकोगे, यदि आदेश न माना तो कुत्ते की मौत मरोगे। तो रतन सिंह तो दूर, उनकी छाया तुम्हें नहीं मिलेगी। गोरा क्या बोल रहे हैं कि रतन सिंह तो दूर, उनकी छाया तुम्हें नहीं मिलेगी, दिल्ली की भीषण सेना की होली अभी जलेगी। यह कह के महाकाल बन गोरा रण में हुंकार लगा, काटने शीश बही समर में रक्त की धारा। खिलजी की असंख्य सेना से गोरा गिरे हुए थे। यानी कि खिलजी के पास देखिए असंख्य सेना थी, खूब सारी सेना थी। यहाँ पे तो गिने चुने हुए लोग गए थे, लेकिन मानो वे रण में मृत्युंजन बने हुए थे। पुण्य प्रकाशित होता जैसे अग्रित पापों से, और फूल खिला रहता है असंख्य कांटों के संतापों से। वो मेवाड़ी शेर अकेला लाखों से लड़ता था, बड़ा जिस तरफ वीर उधर ही विजय मंत्र पढ़ता था। इस भीषण रण से दहली थी दिल्ली की दीवारें, और गोरा से टकरा कर टूटी खिलची की तलवारें। मगर कयामत देख अंत में छल से काम लिया। देखिए अब कयामत आने वाली थी उन लोगों की, तो उन्होंने छल किया है। अगर वो छल नहीं करते तो यहाँ पर भी जीत जाते। लेकिन देखिए खिलची का किस प्रकार से छल हुआ है। तो मगर कयामत देख अंत में छल से काम लिया, और गोरा की जंगा पर अरी ने छिपकर वार किया। गोरा जो था, गोरा और बादल, यानी कि गोरा की जो जांग थी उस पर छिपकर वार किया, और गिरे वीर का वर गोरा जफर सामने आया। जैसे गोरा नीचे गिर गए तो जफर सामने आया और शीश उतार दिया। तो गोरा का
सर जो है तन से जुदा कर दिया, धड़ से अलग कर दिया, धोखा देकर मन में हर्षाया। और वो धोखा देकर मन में हर्षाने लगा कि मैंने जीत हासिल कर लिए। मगर वाह रे मेवाड़ी, गोरा का धड़ भी दौड़ा, गोरा का धड़ भी दौड़ा, किया जफर पर वार की जैसे सर पर गिरा हथौड़ा। एक वार में ही शाही सेना पति चीर दिया था, जफर मोहम्मद को केवल दर से निर्जीव किया था। जो ही जफर कटा, शाही सेना का साहस लर्जा, काका का धड़ देख बादल सिंह महारुद्र सा गर्जा। देखिए कयामत सामने थी और छल कपट का इन्होंने यूज किया और गोरा की जांग पर जफर ने वार कर दिया। और जैसे ही गोरा नीचे गिरे तो गिरते ही देखिए जफर सामने आ गया और जफर ने क्या किया, गोरा का सिर उतार दिया, दर से अलग कर दिया और मन ही मन में हर्षाने लगा। मगर वारे मेवाड़ी गोरा, यानी कि गोरा का जो दर था वो भी दौड़ता रहा और जफर पर वार किया, यानी कि जफर आप उसके सामने ही था, गोरा के सामने, तो जफर पर उन्होंने वार किया। और वार भी ऐसा था कि एक ही वार में शाही सेनापति जो था उसका धड़ भी अलग कर दिया। जैसे ही धड़ कटा तो शाही सेना का साहस भी लरज गया और काका का धड़ देखकर बादल सिंह महारुद्र सा वो गरज गया। अरे कायरों नीच बावड़ों, छल से रण करते हो, किस बूते पर जवान मर्द बनने का किस बूते पर जवान मर्द बनने का दम भरते हो। यह कहकर बादल उस क्षण बिजली बन करके टूटा था, मानो धरती अंबर से अग्नि सीरा छूटा था और ज्वालामुखी फटा हो जैसे दरिया हो तूफानी, और सदियां दोहराएगी बादल की रण रंग कहानी। अरी का भाला लगा पेट के आते निकल पड़ी थी और जख्मी बादल पर लाखों तलवारें खींची खड़ी थी, यानी कि बादल पे भी बहुत सारी तलवारें आ लगी थी और उसका जो भाला था वो बादल के लग जाता है आंतों के अंदर और कसकर बांध लिया आंतों को केसरिया पगड़ी से। जब भाला लगकर आता है तो वो केसरिया जो पगड़ी थी उनके पास, वो उनसे आंतों को केसरिया पगड़ी से रचक डिगा ने वह प्रलय सम्मुख मृत्यु खड़ी से। अब बादल तूफान बन गया, शक्ति फौलादी मानो खप्पर लेकर रण में लड़ती हो आज़ादी। उधर वीर रंग गोरा का धड़ अरिदल काट रहा था, यानी कि गोरा का धड़ अभी भी लड़ रहा था, और इधर बादल लाशों से भूतल पाट रहा था। आगे पीछे दाएं बाएं जमकर लड़ी लड़ाई और उस दिन समर भूमि में लाखों बादल पड़े दिखाई, मगर हुआ परिणाम वही जो होना था। उनको तो कण कण अरियों के सोन से धोना था। मेवाड़ी सीमा में राणा सकुशल पहुंच गए, यानी कि इधर जो राणा थे वो मेवाड़ी सीमा में सकुशल पहुंच गए थे और इधर इनकी जंग जारी थी। गोरा बादल तिल तिल कर रण में खेत रहे थे और एक एक कर मिटे सभी मेवाड़ी वीर सिपाही और रतन सिंह पर लेकिन रचक आँच ने आने पाई। गोरा बादल के शव पर भारत माता रोई थी और उसने अपनी दो प्यारी ज्वलंत मणियाँ खोई थी। धन्य धरा मेवाड़ अन्य गोरा बादल बलिदानी, जिनके बल से रहा पद्मनी का सतीत्व अभिमानी और जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। और दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी। तो देखिए ये चित्तौड़ का युद्ध था और गोरा बादल ने कितनी वीरता और साहस से ये युद्ध लड़ा। और अगर गोरा बादल ना होते तो राणा रतन सिंह को दिल्ली से खिलची की जो सल्तनत में वो कैद थे उसको छुड़ा के यहाँ नहीं लाया जा सकता था। तो देखिए जब राणा रतन सिंह को खिलची अपनी जेल में ले जाते हैं, वहाँ बंधक बना के रखते हैं, तो खिलची लेटर भेजता है पद्मनी को और पद्मनी गोरा को ढूंढते हुए आती है, लेकिन गोरा के मन मुटाव के कारण बाद में देखिए समझौता हो जाता है। गोरा बादल और जो सेना है वो लेके निकल जाते हैं, लेकिन खिलची को पता चल जाता है कि ये पद्मनी नहीं आई है और पद्मनी के हमारे साथ धोखा हुआ है। और लेकिन राणा रतन सिंह को देखिए सकुशल जो है मेवाड़ की धरा में पहुंचा दिया जाता है, लेकिन गोरा बादल का वहाँ पे जो है युद्ध में रण करते हुए बलिदान दे देते हैं। तो ये चित्तौड़ का गौरव युद्ध हुआ था और इसी युद्ध के बारे में हम आपको आज जो बताने वाले थे। आगे और भी युद्ध है, वो युद्धों के बारे में हम नेक्स्ट डे यानी कि अगले समय हम बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ। लव यू ऑल। जय चित्तौड़।